समुद्र के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जहां जिंदगी आम दिनों की तरह चल रही होती है। रात का समय है और कुछ मछुआरे अपनी नाव लेकर समुद्र में आगे बढ़ रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी उनकी नजर आसमान की तरफ जाती है। वहां से एक चमकती हुई चीज तेजी से नीचे की तरफ आती दिखाई देती है। कुछ सेकंड के लिए कोई कुछ नहीं समझ पाता। वो चीज उल्का पिंड जैसी लगती है, लेकिन उसकी दिशा और रफ्तार थोड़ी अलग होती है। नाव का कप्तान उसे ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई सिग्नल फ्लेयर हो सकता है, कोई मदद के लिए संकेत दे रहा हो। इसी वजह से वो अपनी नाव उसी दिशा में मोड़ देता है। जैसे जैसे वो उस जगह के करीब पहुंचते हैं, माहौल बदलने लगता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैल जाती है और फिर अचानक कुछ होता है। नाव पर खड़े लोगों में से एक आदमी बिना किसी चेतावनी के पानी के अंदर खिंच जाता है। पहले किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन फिर वही चीज एक एक करके बाकी लोगों को भी नीचे खींचने लगती है। कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन उसका असर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही पलों में पूरी नाव खाली हो जाती है और समुद्र फिर से उतना ही शांत दिखने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस घटना के बाद उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दृश्य बदलता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ओशो है। वो इस आइलैंड का डेप्यूटी ऑफिसर है, लेकिन उसकी एक आदत है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। वो अक्सर शराब के असर में रहता है। आज उसे एक नई ऑफिसर को लेने जाना होता है जिसका ट्रांसफर इस आइलैंड पर हुआ है। उसका नाम लीजा है। लीजा का स्वभाव ओशो से बिल्कुल अलग है। वो खुलकर बात करने वाली और काफी एनर्जेटिक है। रास्ते भर वो ओशो से कई सवाल पूछती है, लेकिन ओशो ज्यादा बात नहीं करता। वो बस छोटे छोटे जवाब देता है, जैसे उसे किसी चीज में खास दिलचस्पी नहीं है। दोनों जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां उनके हेड से मुलाकात होती है। वो लीजा से ठीक तरीके से बात करता है और उसे बताता है कि उसे कुछ काम से आइलैंड छोड़ना है। इसी वजह से लीजा को यहाँ बुलाया गया है ताकि वो उसकी जगह काम संभाल सके। लीजा ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेती है, लेकिन ओशो इस फैसले से खुश नहीं होता। उसे लगता है कि वो अकेले ही सब संभाल सकता था, फिर लीजा को बुलाने की जरूरत नहीं थी। हेड उसे साफ कहता है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अक्सर शराब के असर में रहता है। ओशो इस बात का जवाब नहीं देता। वो जानता है कि ये सच है और अपने सीनियर के सामने कुछ कहने से उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसी दौरान समुद्र के किनारे दो मछुआरे दिखाई देते हैं। उनमें से एक अपने साथी को बताता है कि उसने आज कुछ अजीब सा पकड़ा है। वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या है। दूसरा मछुआरा उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उस चीज के करीब जाता है, वो अचानक उस पर एक अजीब सा लिक्विड फेंकती है। वो लिक्विड जहरीला नहीं होता, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं होता। पहला मछुआरा इसे एक रेयर चीज समझता है। उसे लगता है कि ये किसी कीमती प्रजाति का हो सकता है, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाता है और पानी से भरे एक टब में रख देता है ताकि वो जिंदा रह सके। धीरे धीरे आइलैंड पर कुछ अजीब घटनाएं सामने आने लगती हैं। समुद्र के किनारे कई मरे हुए शार्क्स पाए जाते हैं। ये बात वहां के लोगों के लिए असामान्य थी क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसकी जानकारी मिलते ही लीजा और ओशो वहां पहुंचते हैं। उनके साथ एक डॉक्टर भी होता है जो पहले से ही वहां मौजूद रहता है। वो शार्क्स को ध्यान से देखकर बताता है कि ये आज नहीं मरे हैं, बल्कि कई दिन पहले मर चुके हैं। उनके शरीर पर जो निशान है वो चट्टानों से टकराने के कारण बने हैं। लेकिन ये बात सबको सही नहीं लगती क्योंकि शार्क्स साधारण मछलियां नहीं होती। वो दूर से ही खतरे को महसूस कर सकती हैं। ऐसे में एक साथ इतने शार्क्स का चट्टानों से टकराना समझ में नहीं आता और ये पहले कभी यहाँ नहीं हुआ था। इसके बाद हेड लीजा को एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो पहले वहाँ कैनन संभालता था। उसके पास कई और कैनन्स भी होते हैं। इसी बीच ओशो कुछ लोगों को भेजता है कि वो समुद्र किनारे पड़े उन शार्क को हटाएं। वो लोग वहाँ जाकर अपना काम जल्दी खत्म कर देते हैं, लेकिन जाते समय उन्हें याद आता है कि उनका एक जरूरी सामान वहीं छूट गया है। हेड अपने एक आदमी को वापस भेजता है ताकि वो जाकर वो सामान ले आए। वो आदमी वहाँ पहुंचता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ और ही दिखाई देता है। जमीन पर कुछ अजीब से अंडे पड़े होते हैं। वो उन्हें ध्यान से देखने लगता है और निकालने की कोशिश करता है। तभी अचानक कुछ उसे नीचे की तरफ खींच लेता है। वो क्या था ये उसे भी नहीं दिखता और देखने वाले को भी नहीं। उसके बाद वो आदमी वापस नहीं आता। हेड काफी देर तक गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करता है। शाम हो जाती है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। आखिर में वो खुद उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसी दौरान हम एक बार देखते हैं जो एक होटल के नीचे बना होता है। ओशो अक्सर यहाँ आकर शराब पीता है। लीजा भी उसी होटल में ठहरी होती है क्योंकि उसके पास रहने के लिए अभी कोई जगह नहीं होती। जब वो ओशो को इस हालत में देखती है तो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बार के अंदर वही मछुआरा भी मौजूद होता है जो पहले उस अजीब चीज को पकड़ कर लाया था। वो भी काफी नशे में होता है। वो ओशो के पास आकर उसे बताता है कि उसे समुद्र में एक बहुत ही अलग तरह का जीव मिला है। उसे लगता है कि वो कोई रेयर प्रजाति है जो शायद अब खत्म होने वाली है और अगर वो उसे बेच दे तो उसे अच्छा पैसा मिल सकता है। ओशो उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि वो नशे में कुछ भी बोल रहा है। दूसरी तरफ वही दूसरा मछुआरा अपने घर पर सो रहा होता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। तभी उसके घर की घंटी बजती है। वो सोचता है कि इस समय कौन हो सकता है, फिर भी दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर एक आदमी लटका हुआ दिखाई देता है, जैसे वो किसी चीज में फंसा हुआ हो। ये देखकर वो घबरा जाता है और अपनी पत्नी को बुलाता है। दोनों मिलकर उसे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। वो आदमी बाहर जाकर उसके पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाता है, अचानक कुछ उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। उसकी पत्नी ये सब देखकर डर जाती है। वो
तुरंत घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है, लेकिन बाहर जो भी था वो अभी भी वहीं मौजूद था। उसकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। वो आकार में काफी बड़ा था। कुछ ही पलों में उसे अपने पति की चीखें सुनाई देने लगती हैं। वो और ज्यादा घबरा जाती है। वो ऊपर देखती है और उसे याद आता है कि चिमनी खुली हुई है। वो उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वही चीज उसे भी ऊपर की तरफ खींच लेती है। इस तरह एक ही रात में दोनों गायब हो जाते हैं और पीछे कोई सबूत भी नहीं बचता। दूसरी तरफ वही मछुआरा जिसने उस अजीब जीव को घर लाकर रखा था, वो उसे देखने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ अलग दिखाई देता है। पूरे कमरे में एक तरह का चिपचिपा लिक्विड फैला हुआ होता है और वो जीव अपनी जगह पर नहीं होता। वो इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक उस पर हमला होता है। वो ऊपर देखता है तो वही जीव दीवार से चिपका हुआ दिखाई देता है। उसका आकार अब पहले से थोड़ा अलग लग रहा था, कुछ ऑक्टोपस जैसा। ये देखकर मछुआरा डर जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वो जीव उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मछुआरा उसे मार देता है और नीचे गिरा देता है। अगले दिन लिजा नीचे आती है और ओशो के बारे में पूछती है। शायद पिछली रात के बाद उसकी उसमें दिलचस्पी बढ़ गई थी। वो ये भी जानना चाहती है कि क्या उसकी कोई पत्नी है। बार का मालिक उसे बताता है कि ओशो हमेशा अकेला रहता है। उसी समय ओशो को मछुआरों का फोन आता है। वो उसे उस जीव के बारे में बताते हैं जिसे उन्होंने पकड़ा था। ओशो उन्हें लेकर सीधे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उस जीव को देखकर समझ जाता है कि ये कोई सामान्य चीज नहीं है। वो बताता है कि इस तरह का जीव पहले कभी नहीं देखा गया। ये एक तरह का म्यूटेटेड ऑक्टोपस है और इसका आकार इतना बड़ा हो सकता है जितना आसानी से सोचा भी नहीं जा सकता। वो ये भी समझाता है कि ये जीव जिंदा रहने के लिए खून और पानी दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। इस बात का अंदाजा उसकी बनावट से लगाया जा सकता है। फिर वो उन्हें एक अंडा दिखाता है जो उसे समुद्र किनारे मिला था। वो कहता है कि इस तरह के और जीव इसके अंदर हो सकते हैं। ये सुनते ही ओशो को उस आदमी की याद आती है जिसे वो शार्क्स हटाने के लिए भेजा था, क्योंकि वो अब तक वापस नहीं आया था। और अब ये बात उसे और संदिग्ध लगने लगती है। ओशो तुरंत लिजा को साथ लेकर उसी जगह पहुंचता है जहां उस आदमी को भेजा गया था। वहां उसकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, लेकिन वो खुद कहीं दिखाई नहीं देता। ये बात दोनों को अजीब लगती है। वो आसपास ध्यान से देखने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है जहां पहले एक पति पत्नी रहते थे। दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन वहां कुछ भी सामान्य नहीं लगता। घर के अंदर सन्नाटा होता है। फिर वो ऊपर की तरफ जाते हैं जहां से उन्हें हल्की सी गंध महसूस होती है। ओशो को वही गंध पहचान में आती है जो उस जीव के पास थी। उसी दौरान लीजा को चिमनी के पास कुछ फटे हुए कपड़े फंसे हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें खींचती है, अचानक एक कटा हुआ सिर नीचे गिरता है। ये वही आदमी होता है जो गायब हुआ था। ये देखकर लीजा डर जाती है। ओशो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। दोनों तुरंत उस सिर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साफ साफ ये नहीं बता पाता कि उसकी मौत कब हुई, लेकिन वो इतना जरूर कहता है कि ये किसी बहुत बड़े और खतरनाक जीव का काम है। इसी बीच ओशो को उसी मछुआरे का फोन आता है। वो उसे तुरंत अपने घर बुलाता है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वॉशरूम का दरवाजा टूटा हुआ है और जो टब था वो बाहर पड़ा हुआ है। मछुआरा उन्हें बताता है कि जिस जीव को वो लाया था उसने रात में अंडे दिए थे, लेकिन अब वो अंडे वहां नहीं है। उसे लगता है कि कोई बड़ा जीव आया, दीवार तोड़ी और उन अंडों को लेकर चला गया। अब स्थिति पहले से ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो जीव अकेला नहीं है, और अगर वो अंडे किसी बड़े जीव के पास पहुंच गए हैं तो खतरा और बढ़ सकता है। अब ओशो और लीजा इस बात को समझ चुके थे कि मामला साधारण नहीं है। ये सिर्फ एक जीव की बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ बड़ा मौजूद था। डॉक्टर उन्हें बताता है कि अगर ये छोटे जीव अंडों से निकले हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा रूप भी होगा, यानी एक ऐसा जीव जो बाकी सबको नियंत्रित कर रहा हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए ओशो उस जगह के बारे में सोचता है जहां ये जीव छिप सकता है। उसे याद आता है कि आइलैंड के एक हिस्से में पुरानी गुफाएं हैं जहां लोग कम ही जाते हैं। वो और लीजा उसी दिशा में जाने का फैसला करते हैं। दोनों सावधानी से वहां पहुंचते हैं। जैसे जैसे वो गुफा के अंदर जाते हैं, माहौल और भारी होता जाता है। अंदर अंधेरा और नमी दोनों बढ़ जाते हैं। दीवारों पर वही चिपचिपा लिक्विड दिखाई देने लगता है। वहां उन्हें कई अंडे दिखाई देते हैं। जैसे ही वो उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं, गलती से एक अंडा टूट जाता है। उससे हल्की सी आवाज निकलती है और उसी पल वहां मौजूद क्वीन जाग जाती है। वो तुरंत उन दोनों पर हमला करती है। स्थिति समझते ही दोनों बिना रुके वहां से भागते हैं। किसी तरह वो बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। क्वीन उनका पीछा नहीं कर पाती, क्योंकि वो दिन की रोशनी में बाहर नहीं आ सकती। इसी वजह से उनकी जान बच जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसे रोका कैसे जाए। दोनों वापस लैब में आते हैं और उस छोटे जीव पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी कमजोरी क्या है। वो उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर पानी गिरता है वो फिर से ठीक हो जाता है और अचानक ओशो पर हमला कर देता है। ओशो समय रहते खुद को बचा लेता है। तभी मछुआरा एक जरूरी बात बताता है। वो कहता है कि जब उस जीव ने उस पर हमला किया था उस समय वो नशे में था, और जैसे ही उस जीव ने उसे काटा वो खुद कमजोर हो गया। इसका मतलब ये था कि अगर कोई इंसान शराब के असर में हो तो उस पर हमला करने के बाद ये जीव कमजोर हो सकता है। अब उन्हें इसका तरीका मिल चुका था। दोनों तुरंत बार के मालिक के पास जाते हैं। उसे बताते हैं कि आज किसी भी हालत में पूरे टाउन के लोगों को शराब पिलानी होगी, और जितनी ज्यादा हो सके, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो इस खतरे से बच सकते हैं। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बार का मालिक मान जाता है। इसके बाद वो लिजा को भी शराब पिलाते हैं और जानबूझकर उस छोटे जीव को उसका खून पीने देते हैं। जैसे ही वो ऐसा करता है वो तुरंत मर जाता है। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि यही उनकी कमजोरी है। रात होने से पहले वो पूरे आइलैंड में ये बात फैला देते हैं कि बार में फ्री शराब मिल रही
रही है। सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। उसी समय मौसम भी खराब होने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है, जो इस खतरे को और बढ़ा सकता था। सभी लोग पहले से तैयार हो जाते हैं। जिसके पास जो भी हथियार होता है वो अपने साथ रखता है। बार के अंदर लगभग सभी लोग नशे में होते हैं। बाहर लिजा भी काफी पी चुकी होती है। वो ओशो से अपने दिल की बात कह देती है, लेकिन ओशो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि वो नशे में है। इसी बीच बाहर एक आदमी वॉशरूम के लिए जाता है। बार के अंदर जगह नहीं होती तो वो बाहर ही चला जाता है। वहीं पर छोटे छोटे जीव अंडों से निकलकर उस पर हमला करते हैं। वो उनसे बच निकलता है, लेकिन तभी बड़ा जीव उसे पकड़ लेता है। उसी समय ओशो और लिजा वहां पहुंचते हैं। उसे देखकर दोनों समझ जाते हैं कि अब ये सीधे सामने आ चुका है। लिजा गलती से कार का सायरन बजा देती है, जिससे वो जीव उनकी तरफ बढ़ने लगता है। दोनों तुरंत बार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर उन्हें पता चलता है कि शराब खत्म हो चुकी है। अब उनके पास समय बहुत कम था। ओशो सभी लोगों को ऊपर जाने के लिए कहता है। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो जीव बाहर खड़े डॉक्टर को उठाकर फेंकता है, सबको खतरे का एहसास हो जाता है। लोग घबरा जाते हैं। तभी ओशो उन्हें समझाता है कि सबने शराब पी रखी है, इसलिए वो सुरक्षित है, लेकिन उसने खुद नहीं पी, इसलिए उसे नीचे जाना होगा। तभी लीजा उसे एक आइडिया देती है। वो कहती है कि पास में कुछ कैनन्स हैं, अगर वो उनका इस्तेमाल करे तो वो उसे रोक सकते हैं और कुछ देर बाद सूरज निकल जाएगा, जिससे वो खुद ही खत्म हो जाएगा। ये प्लान रिस्की था, लेकिन उनके पास और कोई तरीका नहीं था। लिजा नीचे जाने का फैसला करती है। ओशो भी उसके पीछे जाता है। दोनों उस जगह पहुंचते हैं। ओशो उस जीव को अपनी तरफ आने के लिए उकसाता है ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन तभी वो जीव अपने टेंटलस से उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। स्थिति और खतरनाक हो जाती है। तभी लीजा तुरंत कैनन का इस्तेमाल करती है और उसे दबा देती है। फिर भी वो जीव हमला करता रहता है। ओशो अपने पास रखी शराब उस पर डालता है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लिजा वहां रखा पेट्रोल जला देती है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उसमें वो जीव खत्म हो जाता है। जो छोटे जीव बचते हैं वो भी कुछ ही देर में सूरज की रोशनी पड़ते ही मर जाते हैं। सुबह होने पर हालात सामान्य हो जाते हैं। ओशो और लिजा वापस लौटते हैं और रास्ते में इस बार बिना किसी नशे के दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से कहते हैं। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है।